Breastfeeding is a journey that begins before birth. It is often described as baby's first vaccine. It's so much more than nutrition. It's a beautiful connection between the mother and the baby. It has lifelong benefits for both. Yet, for so many mothers, it comes with a lot of questions, doubts, and even challenges. As an obstetrician and gynecologist myself, I have the privilege of caring for so many women throughout pregnancy and childbirth. And today we are here to answer all the questions and doubts and anything that you've been facing related to breastfeeding with practical advice backed by science. It's my pleasure to welcome respected Dr. Neetu Yadav Madam, who is a renowned pediatrician and neonatologist of Jabalpur since 18 years now in practice, and who's been a thorough promoter and an advocate for breastfeeding. Welcome, ma'am. Thank you, Richa. Thank you for summarizing it so well. Breastfeeding. I hope this session turns out to be well. Yes, वही हमारा मुद्दा वही है कि आपसे कुछ ऐसी बातों की जानकारी ली जाए स्तनपान के बारे में जो कि हमारे देखने वाले लोगों के सारे डाउट्स और क्वेश्चंस को अपने आप उनको आंसर मिलता जाए. And there is a need of it because breastfeeding is one thing which I feel that people are generally shy to talk about, and those who are not shy to talk about, उनको लगता है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है और खुद से हो जाएगा. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी डेफिनेटली लगता है कि आजकल के जब साइंस इतना प्रोग्रेस कर लिया है तो इतनी भी क्या जरूरत है ब्रेस्ट फीडिंग की. देयर आर ऑप्शंस. So I'm going to put forward certain questions, and let's just start by just solving questions and queries that are coming to my mind. I have 2 children and you have been my pediatrician, and even my breastfeeding journey was not as easy as I had thought. तो मुझे लगा इससे better कोई opportunity नहीं है कि ना केवल एक डॉक्टर बट एक माँ होने के साथ साथ भी जो चीजें हमने फेस की और आपने इतनी सहायता की, तो आपके थ्रू और इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाए. Let's just start by why is breastfeeding so important? Breastfeeding scientifically is important for the mother as well as baby. जो मदर के बेनिफिट्स हैं वो तो आप जानते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं. बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जैसा कोई और सप्लीमेंट नहीं. जैसा मैंने बोला कि लोग सोचते हैं कि साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, परंतु फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग का कोई मैच नहीं है. वह अमूल्य है, अनमोल है. अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो न्यूट्रिशनली वह बेस्ट है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी जनरल हेल्थ के लिए. लेटर ऑन लाइफ में ऐसा पाया गया कि ऐसे बच्चे जो कंप्लीटली ब्रेस्ट फेड होते हैं उनका आईक्यू फॉर्मूला फेड बेबीज के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर होता है. ऐसे बेबीज की रिस्क ऑफ ओबेसिटी इन लेटर लाइफ कम होती है. ऐसे बेबीज को एलर्जी कम होने के चांसेस होते हैं. तो जो कारण अगर हम गिने तो बहुत आयत है, लिस्ट बहुत लंबी है. इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है. मदर्स के लिए भी इट्स अ कैलोरी, मतलब आपकी कैलोरी बर्निंग होती है, तो हम अक्सर प्रमोट करते हैं कि इवन द वेट लॉस इज faster with breastfeeding. ब्लीडिंग कम reduce होता है, बॉन्डिंग बढ़ती है, मेंटल हेल्थ के लिए भी इनडायरेक्टली जरूरी, क्योंकि पोस्टपार्टम एक ऐसा फेज है डिलीवरी के बाद जब एक नई बनी हुई माँ को, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, सिर्फ एक हस्बैंड की नहीं, पूरे के पूरे कुनबे की जरूरत पड़ती है. और उसमें स्पेशली अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश करा पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है. और अपने आप में मुझे तो लगता है हर किसी को प्राइज मिलना चाहिए जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा पाते हैं. डेफिनेटली. और जो आपने एक इम्पॉर्टेंट बात करी, हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया मदर और बेबी बेनिफिट्स को. ह्यूमन कनेक्शंस. Yes. Breastfeeding establishes connection between mother and baby. No other thing can cross that. Yes, yes. Ma'am, you tell me, what is exclusive breastfeeding? Exclusive breastfeeding, as the name suggests, that you would not introduce any other thing. It would be 100% just breast milk. और ये exclusive breastfeeding WHO प्रमोट करता है till 6 months, which means कि आप बच्चे को कुछ भी, जैसे हमारे देश में रहता है कि शहद दे देते हैं शुरू में, हाँ,
ये या कोई घुट्टी दे देते घुट्टी हैं, ये सब नहीं देना है। और इवन जो इन्फेंट फॉर्मूला है उसको भी नहीं इंट्रोड्यूस करना है जी। टिल 6 months। स्तनपान सृष्टि की एक रचना है, बिल्कुल। और ऐसी रचना में कई बार सोचती हूँ कैसे डिलीवरीज होती, कैसे कॉन्सेप्शन होता है। इट्स सो अमेजिंग व्हाट द ह्यूमंस can do and what God has created for humans. Tell me, just briefly, in a very simple language, the science behind breastfeeding. बेसिक जो साइंस है वो ये है कि जब बच्चा सकल करता है ब्रेस्ट पे तो एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है जो कि इनिशिएट हो जाता है, जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जाता है और वहां से एक हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क बनवाता है। और दूसरा हार्मोन जो है सकलिंग से, दोनों चीजें प्रोसेस हैं, इसीलिए ये रिफ्लेक्स डिस्कस करना, पहले मैं सोच रही थी कि इतनी साइंस हम क्यों डिस्कस करें, पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम इसका रेफरेंस देंगे। सकलिंग ही सेकेंड हार्मोन भी रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स है टिश्यू, उसके बाद जब वो उसके बीच में नलियां रहती हैं जिनसे मिल्क नीचे आएगा और उनमें मसल सेल होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है और मिल्क ग्लैंड से नीचे निपल तक लेके आता है। हाँ, और सकिंग से फिर बच्चे के और सकिंग से बच्चे को मिल जाता है। मतलब दो मेन हॉर्मोन्स की मेन बैलेंस और टीम वर्क से चलता है। आप अक्सर, मैं राउंड्स पे जाती हूँ, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, सुनते आते हैं कि आई डोंट फील फुल एनीमोर, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा, मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन पा रहा है, मैडम बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं। अक्सर आप भी सुनते होंगे। तो बिल्कुल। हाँ, इसके मल्टीपल रीजन है। एक तो एज सोसाइटी समहाउ वी हैव बीन कंडीशन्ड कि मिल्क कम होता है, और मे बी थोड़ा हमें, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना तो हम फिर और ज्यादा ऐसा महसूस करने लगते हैं। दूसरा ये है कि डेफिनेटली जो ह्यूमन मिल्क है शुरू में थोड़ा कम रहता है, और अगर मदर, कई बार ना मदर प्रेस करके देखती हैं या जो घर में और लेडीज हैं वो ब्रेस्ट फील करके देखेंगे तो शुरू के 2-3 दिन मिल्क इतना नहीं होता कि आप उसे प्रेस करके देखें और आपको सफिशिएंट अमाउंट दिखे या ब्रेस्ट मदर फुलनेस फील करे। बट इफ द सकलिंग एंड लैचिंग इज प्रॉपर, बच्चा अच्छे से सकल कर रहा है, आपका टेक्निक एस्टैब्लिश्ड है, तो मिल्क इतना होगा कि बच्चे को ऊपर के कुछ भी कैलोरी सप्लीमेंट या वाटर सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। यस, सो मतलब जरूरी नहीं कि ब्रेस्ट बिल्कुल हार्ड और फुल ऑफ मिल्क रहे, इवन सॉफ्ट ब्रेस्ट कैन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। यस, एंड मैम ये बताएं कि जैसे कुछ मदर्स कई बार मैनुअल पंपिंग वगैरह करती है, ब्रेस्ट पंप करती है, वो कहती है मैडम मेरा एक पंप में तो 30 ml ही निकल पाया। इज दैट अ पैरामीटर टू जज के ब्रेस्ट मिल्क कम बन रहा है? देखिए, जो पंपिंग है वो एक हेल्पफुल मेथड है इन केस मदर इज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड फॉर एनी रीजन, क्लिनिकल और अदरवाइज सोशल रीजन। बट जो ब्रेस्ट पंपिंग है, विच एवर पंप यू यूज, एंड देर आर ग्रेडिएशन इन एफिशिएंसी ऑफ पंप, लेकिन आप कोई भी पंप यूज करें वो कंप्लीटली ब्रेस्ट को एम्प्टी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सोचना कि इतना ही मिल्क है और मिल्क नहीं है ब्रेस्ट में, ये सरासर गलत है। अगर डायरेक्ट बच्चे से ज्यादा इफेक्टिव कोई पंप ही नहीं है। सच बात है, मतलब वो सकिंग भी अपने आप में, और जरूरी नहीं कि आप ब्रेस्ट मिल्क से 30 ml निकाल पा रहे हो, तो बच्चा कई बार सकिंग के दौरान 30 ml से ज्यादा भी पीता है। बिल्कुल। प्लस एट द सेम टाइम जो पंप है वो, जो हम न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे डिस्कस कर रहे थे, उसको तो स्टिमुलेट नहीं कर पाती। करेक्ट। तो इसलिए ऑल्दो देयर आर गुड हॉस्पिटल ग्रेड पंप लाइक वी हैव इन आवर हॉस्पिटल, they try to mimic it, but most of other commercially available pump which the individual are using, वो न्यूरोएंडोक्राइन पाथवे को इतना अच्छा स्टिमुलेट नहीं कर पाती, और इसलिए वो मिल्क प्रोडक्शन उतना जितना एक्चुअली है उतना पहुंच ही नहीं सकता। और जैसे मैंने आपको कहते सुना है कि अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है और वो यूरिन प्रोडक्शन ठीक कर रहा है, डायपर बदलना पड़ रहा है फ्रीक्वेंटली, इनडायरेक्टली मतलब उसको अच्छा पेट भर ही रहा है। Yes, because definitely this question keeps on arising in mind of mothers as well as family. तो उनके लिए, और भाई अगर हमको एंजाइटी हो रही है और कोई रीजन हमें मिल जाए जिससे हम
महसूस कर सकें कि पूरा हो रहा है, तो डे टू डे बेसिस पे तो सबसे इजी यही है कि आप यूरिन आउटपुट देखें, क्योंकि देखिए यूरिन के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कहीं और से तो आ नहीं रही है, वो फीडिंग से ही आ रही है। तो अगर इन शुरू के 2 दिन छोड़ दें, 2 दिन थोड़ा यूरिन आउटपुट कम होता है, उसके बाद जनरली 8 to 10 टाइम बच्चा यूरिन अच्छे से पास कर लेता है, और वह यूरिन का कलर बहुत हाई कलर्ड नहीं होता, उसका मतलब बहुत पीली नहीं होती वो। और लेटर ऑन जो वेट मेजरमेंट है, हम इंटरवल वेट मेजरमेंट से अश्योर कर सकते हैं कि फीडिंग पूरी हो रही है। मुझे याद है मैं पोस्टपार्टम फेज में थी और हर 1 घंटे में मेरे बच्चे उठ के अब भी दूध पिलाया, रखा नीचे, इतनी देर में फिर उठ के रोने लगे। और अक्सर आजू बाजू बड़े बुजुर्ग कहते थे अरे उसका पेट नहीं भरा इसलिए बच्चा उठ रहा है। सो बार बार अगर बच्चा फीड के लिए रो के उठ रहा है तो दैट मीन्स इट्स नॉट फीडिंग वेल, और इज देयर समथिंग एनीथिंग एल्स? See, the most important thing is that we do not acknowledge that the child has certain cycle of sleeping and waking up, and cry can be for multiple reason. And the third thing is कि बच्चे जो है हमेशा क्लस्टर फीडिंग करते हैं जब वो अवेक साइकिल में होता है। उसका मतलब होता है कि वो एक बार फीड करेंगे और उनको झपकी आ जाएगी, थोड़ी देर सोएंगे और फिर उठ जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि फीडिंग आपको कम हो रही है। करेक्ट। बच्चे मल्टीपल ब्रेस्ट फीड जो बच्चे होते हैं वो मल्टीपल टाइम फीड करते हैं। हाँ, और ब्रेस्ट मिल्क इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। यस, तो इसीलिए हो सकता है ये आप जो मुझे समझाते थे कि डाइजेस्ट जल्दी होता है और बच्चा कई बार सकिंग कर करके थक के सोता भी है, और उसके बाद कई बार वो अपने हिसाब से अपनी स्लीप साइकिल के हिसाब से उठता है, एंड क्लस्टर फीड जैसे आपने मेंशन किया। सो दैट डज नॉट मीन कि केवल आपका बच्चा 1-1 घंटे में उठ रहा है तो इनएडिक्वेट मिल्क सप्लाई हो रहा है। देयर कुड बी अदर रीजंस ऑफ क्राइंग एज वेल, एज मैडम मेंशन। where does the milk मतलब when does the milk actually come? कई बार डिलीवरी होती है and within 2-3 hours, स्पेशली जो साथ के बैठे रहते हैं माओ के पास, जो फ्रेश डिलीवर्ड मदर्स रहती हैं, उनको लगता है अरे दूध नहीं आया मैडम, दूध नहीं बन रहा। और मैं अक्सर अपने राउंड में आई जोकिंगली टेल देम कि हम ह्यूमंस हैं, गाय नहीं है, तो वक्त लगेगा। तो when does actually milk production start? जनरली जो सिग्निफिकेंट मिल्क प्रोडक्शन होता है वो अराउंड 3rd डे पे स्टार्ट होता है, बट दैट डजंट मीन कि जो शुरू के 2 दिन में वो इनसफिशिएंट रहेगा, बिकॉज जो इनिशियल मिल्क है वो कैलोरी डेंस होता है। और जो बेबीज रहते हैं उनके शुरू में वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। सी, नेचर इज अमेजिंग। नेचर ने पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लूइड दे के भेजा है बच्चे को, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे लूज 7 to 10% ऑफ वेट इनिशियली। वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए ही भेजा है। तो इसलिए बेस्ट अश्योर्ड शुरू के 2-3 जो है मिल्क थोड़ा क्वांटिटी कम रहेगी, बट उसका कैलोरी कंटेंट बहुत हाई रहता है। करेक्ट। एंड कोलेस्ट्रम जैसा आपने बोला, जो फर्स्ट सेकंड, मेरे ख्याल से first 48 hours is colostrum, I don't know, correct me if I'm wrong. और जो आप जो बोल रहे थे इनिशियल जो मिल्क है वो कोलेस्ट्रम है, और इट इज बिसाइड बीइंग कैलोरी डेंस, इट इज व्हाट वी कॉल एज the breastfeed milk vaccine, because it has multiple immunoglobulins and antibody which is going to layer, जो बच्चे की आंत है उस पे लेयरिंग बना देंगे और बच्चे को इन्फेक्शन से और लेटर ऑन एलर्जी से बचाते हैं। हाँ मैडम, कई बार 1-2 राउंड में कुछ ऐसी फैमिलीज में कुछ बुजुर्ग थे, आई रिमेम्बर दे यूज्ड टू टेल, वो बोल रहे थे कि नहीं ये गाढ़ा दूध निकाल के फेंक दो, ये अच्छा नहीं रहता है। हाँ, ये कुछ मिथ्स हैं अराउंड। ये मिथ्स हैं समहाउ, वो कॉस्मेटिकली उन लोगों को, बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट स्मेल व्हिच वी आर नॉट यूज्ड टू, एंड डिफरेंट कलर, तो उनको ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं है या खराब है, या मे बी जैसे कई बार जब वो गाय का दूध ही लेने जाते हैं तो जो even cow have colostrum in the initial stage, the amount is high definitely as compared to human milk, but it tastes different, and most probably that is the reason that they feel it, or otherwise scientifically it is the best nutrition which you can provide. So वो गाढ़ा दूध जो पहले 48 घंटों में आता है उसे निकाल के फेंकना नहीं है, उसी को बेबी का फर्स्ट वैक्सीन कहा जाता है, एज मैडम मेंशन। वी हैव टू मेक श्योर दैट कोलेस्ट्रम इज फेड टू द बेबीज।
और गर्मियों में जो भी डिलीवरीज होती हैं, कई आते हैं कुछ लोग पूछते हैं, सारी चीजें मिथ्स भी हैं, लेट्स स्टार्ट क्लैरिफाइंग मिथ्स एज वेल, कि कहते हैं मैडम इतनी गर्मी है, अब बच्चे को क्या केवल दूध के सहारे चल जाएगा या ऊपर से पानी भी पिलाना पड़ेगा? जो मिल्क रहता है उसमें अराउंड 88% वाटर रहता है, तो इसलिए बच्चे को अलग से पानी की चाहे कोई भी मौसम हो कभी जरूरत नहीं होती। नहीं। दूसरा, नेचर ने हर एक चीज का ध्यान रखा हुआ है। मदर का मिल्क सीजन, इलनेस और बच्चे की एज के हिसाब से वेरी कर रहता है, इसलिए यू रेस्ट अश्योर्ड, जस्ट फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, दैट्स इट, और सारी आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल छू हो जाएगी। अक्सर वी कम अक्रॉस मदर्स, जैसे हर किसी की अपनी रिसर्च की हुई रहती है, स्पेशली आफ्टर दिस एआई एंड इंटरनेट बूम। कोई कैलेंडर, मैंने एक मदर को देखा था, शी यूज्ड टू मेंटेन हर ब्रेस्ट फीडिंग डायरी, के हर कब फीड कराया उसका टाइमिंग लिखती थी। और कट टू एक मदर है जो डिमांड फीडिंग करती थी। टेल मी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हेन टू फीड, कितने घंटे में फीड कराओ, कब कराओ, क्या बच्चा लंबा सो रहा है तो उठा के कराना है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, बेबी को जो हेल्दी फुल टर्म बेबीज रहते हैं उनको ऑन डिमांड फीडिंग कराना है, मतलब बच्चा जब जग रहा है तब हमें उसे फीड कराना है। और उनकी स्लीप साइकिल पूरे जो 24 घंटे उसमें वेरी करती है। कई बार वो 3-4 घंटे सो सकते हैं, उन्होंने अच्छे से फीड लिया और सो गए, और कई बार वो अपनी अवेक साइकिल में होंगे, और जब वो अपनी अवेक साइकिल में होंगे तो वो क्लस्टर फीडिंग करेंगे, मतलब थोड़ा फीड करके थोड़ी देर झपकी ले लेंगे फिर उठ जाएंगे। और वो इंटरवल कितना भी वेरी कर सकता है, 15-15 मिनट पे भी हो सकता है, आधी घंटे पे भी हो सकता है, एंड दैट इज परफेक्टली ओके। हाँ, पर मैडम इसमें माएँ थकती भी बहुत है ना, हर 10-10 मिनट में पता चला अभी फीड करा, नीचे रखा नहीं, कि 10 मिनट बाद फिर रोने लगते। यस, इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, बट द थिंग इज कि इसीलिए आपको अपने बच्चे की स्लीप साइकिल और फीडिंग पैटर्न रिकॉग्नाइज करना रहता है, क्योंकि ऐसा डेफिनेटली होता है कि बच्चा दिन में 2 बार 3-4 घंटे सो जाए और आप अपनी स्लीप उससे सिंक्रोनाइज कर लें, तो फिर आप इजिली ब्रेस्ट फीडिंग मैनेज कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% ऑफ द बेबीज दे स्लीप अर्ली मॉर्निंग, लाइक अराउंड 6 o'clock, एंड टिल आफ्टरनून दे जस्ट टेक 1 or 2 feeds। तो उस टाइम पे मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि ट्राई टू स्लीप ड्यूरिंग। पर मैडम ये तो सबसे बड़ा मिथ है, बुजुर्ग कहते हैं जब बच्चा सोए बच्चे के हिसाब से सो जाओ, बच्चे के हिसाब से उठ जाओ, जो मुझे मेनी मदर्स वुड अग्री कि वैसा हो नहीं पाता है समहाउ। एंड ऑल्सो सेकेंडली, पोस्टपार्टम में इतना स्लीपलेस होने के कारण कई बार we land up in depression, there are postpartum blues, and when Yes, breastfeeding postpartum is a very different and very difficult phase for mother. I acknowledge that. पर ये रहता है कि जैसे मैंने बोला कि बच्चों की स्लीप साइकिल आइडेंटिफाई करने से आपकी कई बार हमें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि मैंने बोला जनरली हम पूरी जिंदगी, अगर मदर 30 ईयर की है तो सुबह 6 बजे उठती थी, और आप उससे बोल रहे हो कि सुबह 6 बजे सो जाओ। तो एक तो ये है कि वो खुद ही उससे एडजस्ट, टाइम शेड्यूल से एडजस्ट नहीं कर पा रही। एज फैमिली हम लोगों को भी बड़ा अटपटा रखता है कि कोई सुबह कैसे सो सकता है? और तीसरा ये रहता है कि जो बेबी है उसके रिलेटेड मदर को बहुत सारी एंजाइटी, इवन इफ इट इज शी इज नॉट हैविंग क्लिनिकल डिप्रेशन, postpartum depression, जो कि as doctors we know it is there, still there is lot of anxiety to a child who's not speaking, who is not able to express। अभी जो बिल्कुल न्यूबॉर्न होता है वो तो आई कांटेक्ट भी नहीं करता, नहीं तो आंख मिलाए तो भी हमें समझ आ जाए। तो इसलिए अगर पेशेंट हमारे पास आता है और वो बोलता है कि वो उन्होंने कोशिश करी कि वो सोए और वो नहीं सो पा रहे, तो अ फ्रेंडली सजेशन इज दैट इफ यू आर दैट एंशियस अबाउट द वेल बीइंग ऑफ बेबी, एंड यू नो कि ये वाली साइकिल है जिसमें बच्चा 3-4 घंटे सो जाता है, दैट इज वेयर द रोल ऑफ फैमिली कम। आप बेबी को उस स्लीपिंग फेज में दूसरे रूम में रख सकते हैं, और क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो सोते भी, दे मेक लॉट ऑफ नॉइजेस, कुनमुनाना जिसे हम कहते हैं, तो और मदर एश्योर हो जाती है कि कोई और बच्चे को देख रहा है, और तो शायद उसको थोड़ी शांति मिल जाती है और वो सो पाती है। मैं अक्सर ये बात अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि इन्वेस्ट इन अ गुड केयर टेकर, अ गुड
maid or a help who can help you go through, because आजकल most of them are also nuclear families. Yes, that is and मुझे ऐसा लगता है एक आपके पास constant support, एक pillar of strength जैसी रहती है वो महिला जो आपके साथ रहती है. और कई बार बुजुर्ग रहते जरूर हैं, बट बेचारे वो भी बुजुर्ग हैं, अल्टीमेटली ओल्ड एज रहती है. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू मेंशन्ड. एंड ऑफ कोर्स टू फाइट पोस्टपार्टम, जिसमें मेजर कंपोनेंट ब्रेस्ट फीडिंग का रहता है, क्योंकि महिलाएं इतनी स्लीपलेस नाइट्स गुजरती हैं. पहले महीने तो पागलपन जैसा लगता है. आपको भी, आप 2 बच्चों की माँ हैं, आपने भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराया है. डू यू रिमेम्बर दैट? yes, I remember, and I tell patient कि जो एम्पैथी है मेरी वो इसलिए नहीं है कि आई एम बॉर्न एम्पैथेटिक. माय डॉटर वाज एक्सेसिवली कोलिकी. अच्छा. So I know how difficult it can be to exclusively breastfeed the child. And I was in that point of my life having a completely nuclear family with a husband who was having an excessively demanding job. So definitely, बच्चे को पालने के लिए 1-2 लोग तो चाहिए ही चाहिए साथ में मदर को. वो अकेली तो नहीं कर सकती है. अब चाहे वो घर के मेंबर हो और चाहे it is okay to have help. If you see, we have to see the demography, the change in demography now. पहले जो थे जल्दी शादियां होती थी, जल्दी बच्चे होते थे, तो तब तक ग्रैंड पेरेंट्स भी उतने बूढ़े नहीं हो पाते थे. मे बी दे वर 45, 50, 55. ये वाली जो एज है इसमें एनर्जी लेवल काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब ग्रैंड पेरेंट्स की दे आर अबव 60. तो डेफिनेटली इसमें कोई बुराई नहीं है कि इवन न्यूक्लियर फैमिलीज तो डेफिनेटली वो सीधे सीधे ही हाउस हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में भी हैं देन यू कैन डिस्कस. इसमें कोई हार्म नहीं है. फ्यू पेशेंट्स कम एंड आस्क मी जस्ट 9th month लगता है उनका कि मैडम इज ब्रेस्ट फीडिंग गोइंग टू हर्ट. ब्रेस्ट फीडिंग जो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट को वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है. बट यहाँ पे मैं ये स्टैटिस्टिक्स है और वो कॉज नहीं डिस्कस कर रही है. जो कॉजेज होते हैं उसमें पर से ब्रेस्ट फीडिंग एक ना बड़ा ही रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है. अगर आपको पेन हो रहा है तो उसको मैं इनवैलिडेट नहीं कर रही कि आपको नहीं हो रहा है, पर उसके रीजन है, उसके कॉजेज है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कारण है ये ट्रीटेबल है. जैसे कि सबसे कॉमन कारण तो पुअर लैचिंग होता है, जिससे सोर निपल हो जाता है. और निपल सोरनेस, दोज हु हैव एक्सपीरियंस, इट इज अमंग्स द मोस्ट सीवियर पेन व्हिच अ वुमन कैन एक्सपीरियंस. क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग जो निपल होता है उसमें बहुत सारी नर्व सप्लाई होती है, इसलिए वो डेफिनेटली बहुत पेनफुल रहता है. कई बार पोस्चर और पोजीशन जो रहती है वह ठीक नहीं होती, इसलिए पेन होता है. But in this podcast, I would like to tell that please remember, if you are having pain while breastfeeding, then you have to consult, because per se breastfeeding is not painful. There has to be some reason, and it is most of the time easily correctable reason. जैसे cracked nipples, painful nipples, everything has a solution. So in case आपको आपकी लैचिंग टेक्निक गड़बड़ होगी तो ये सारी चीजें होंगी और ये सबका निवारण हो सकता है. बिल्कुल. और बहुत ऐसा इसमें कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं है कंसल्टेशन का. मोस्ट ऑफ द टाइम 10 to 15 minutes are sufficient to correct latching. Does breast size matter? Not while breastfeeding. It may matter in other ways, but not while breastfeeding, because breast size जो है वो there are 2 parts. एक है जो glandular part है और एक है जो fat है breast में connection. तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट साइज का डायरेक्ट रिलेशन है कि ग्लैंडुलर टिश्यू कितना होगा. जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू है वो कितना होगा, ये उस पर निर्भर नहीं करता. मैडम, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्या ब्रेस्ट मिल्क कॉम्पोजिशन बदलता है पहले महीने में, और से 4th month का ब्रेस्ट मिल्क चेंज हो सकता है क्या? यस, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे, और एक बड़ा ही ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी रहता है. जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, अगर बच्चा आपका सिक है, लाइक चिल्ड्रन डू हैव वायरल इन्फेक्शन, ब्रेस्ट मिल्क चेंज होता रहता है. तो वो सेम नहीं रहता है. एंड अगर ये तो बहुत साइंटिफिक क्लिष्ट बात है,
बट एटलीस्ट इतना हमें समझना पड़ेगा कि कई बार मदर्स को या फैमिली को लगता है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो मिल्क पूरा नहीं पड़ेगा। हाँ ऐसा नहीं होता। ब्रेस्ट मिल्क जो है वह बढ़ता चला जाता है बच्चे की रिक्वायरमेंट से। तो ऐसा फेज नहीं आता टिल 6 months कि ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाए। इनफैक्ट 6 month पे भी ऐसा नहीं है कि वो सडनली कम हो जाता है। धीरे ये है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट अब मिल्क के अलावा और हो गई है। और जैसे अक्सर मैंने भी ये फेस किया है, कई बार एक ब्रेस्ट से पिलाया थोड़ा, फिर दूसरे ब्रेस्ट से पिलाया, और ऐसे में आपने मुझे याद है बताया था, आई रिमेम्बर यू टीचिंग मी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। यस। तो कैसे आप बताएं कि कैसे एक ब्रेस्ट से कंप्लीट कैसे पिलाना? देखिए, मुझे लगता है ज्यादातर मदर जो है एक ब्रेस्ट के बाद सेकंड ब्रेस्ट पे बहुत जल्दी स्विच कर जाती हैं। उसका रीजन ये होता है कि दूसरे ब्रेस्ट में भी लीक होने लगता है, तो उन्हें लगता है कि मिल्क वेस्ट हो रहा है। तो मिल्क लीक तो बहुत कॉमन है, और वो इसलिए होगा क्योंकि इजेक्शन रिफ्लेक्स जो हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल दोनों ब्रेस्ट को इफेक्ट करेगा ना, जो ब्रेन से हार्म होना है। तो इसलिए ब्रेस्ट, एक तो ब्रेस्ट जो मिल्क दूसरा ब्रेस्ट लीक हो रहा है उसे हम नॉर्मलाइज करें, और वो जो वेस्ट हो रहा है उसे होने दें, कोई बात नहीं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि मिल्क तो ऐसा है कि जितना आप निकालेंगे उतना निकलता जाएगा, ये कुबेर का खजाना है, इसने खत्म नहीं होना है। और जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके फेजेस होते हैं। जो फर्स्ट फेज रहता है 4 मिल्क, वह इसलिए होता है, वो थोड़ा पतला रहता है, उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, और वह बच्चे की थर्स्ट को पूरा करता है। और जैसे जैसे मिल्क के लेटर फेज आते जाते हैं, जिनको हम हाइंड मिल्क बोलते हैं, उसमें जो रहता है फैट कंटेंट बहुत हाई रहता है। तो एक तो कैलोरी वैल्यू उसकी बेटर होती है, दूसरा जो फैट है वह ब्रेन ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। हम जानते हैं कि जो ब्रेन है वो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल है वो तो फैट ही है ना। तो इसलिए हाइंड मिल्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। और जहां तक ब्रेन ग्रोथ की बात कहें, जैसे हम जब हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं, तो जो सबसे रैपिड ग्रोथ होती है ब्रेन की वो शुरू के 6 month ही होती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, जब पहला ब्रेस्ट कंप्लीटली आपको लगे कि मिल्क खत्म हो गया है, तभी आप सेकेंड ब्रेस्ट पे स्विच करें। जो आपने भी गोंद के लड्डू खाए हैं डिलीवरी के बाद? Yes, they are very tasty. So, ये सारी बातें जो हमारे पुश्तैनी चली आ रही हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैलेक्टोगॉग्स, या डिलीवरी के बाद ये जो स्पेशली अपने ट्रेडिशन में, वो मुझे याद है खसखस, गोंद, ड्राई फ्रूट्स, गुड़ और ये सारी चीजें पीस के वो लड्डू बनाती, घी, क्या कॉन्सेप्ट है मैम? देखिए, इसके 2 रीजन है। एक तो ये है कि वो न्यूट्रिशनली डेफिनेटली कैलोरी डेंस है, और पहले के जमाने में शायद जैसे आजकल तो जंक फूड है जो कैलोरी डेंस है और हम वहां से खा लेते हैं, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट डेफिनेटली लैक्टेशन रिक्वायर्स अ लिटिल मोर intake on the part of mother, around 600 कैलोरीज। अगर अच्छा लैक्टेशन एस्टैब्लिश हो गया है तो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। न्यूट्रिशनली डेंस है ये फूड। जहां तक मिल्क बढ़ाने की बात है, तो जो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं जिनमें गैलेक्टोगॉग्स का बहुत रोल नहीं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। स्टिल सिंस न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है और थोड़ा बहुत अगर मदर को बेनिफिट मिल रहा है, तो देयर इज नो हार्म। बट एट द सेम टाइम कोई भी चीज का ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, आपसे कहीं और त्रुटि हो रही है, और आप कॉम्पनसेट कर रहे हैं कि आप ज्यादा खा रहे हैं, देन इट वुड जस्ट मेक द मदर ओबीस। प्लस एक बार अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है अच्छा, जो मैं समझती हूँ, और उसमें आप ये थोड़े गैलेक्टोगॉग्स ऐड कर रहे हैं, देन इट विल हेल्प जस्ट अ लिटिल, बट इट कांट रीस्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, करेक्ट? रीस्टार्ट, everything begins and end with the suckling reflex. अगर आपकी बच्चे की सकिंग पोजीशन आपने नहीं स्टैब्लिश करी है, तो बाकी चीजें आपको हेल्प नहीं करे। तो इसलिए प्राथमिकता आप इसी को दें, और अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो टेक हेल्प from there. आजकल तो lactation consultant, but most of the pediatricians and gynecologists, they know and they'll help you out. So just reach out for help. उसके बाद आप न्यूट्रिशन पॉइंट और गैलेक्टोगॉग्स के लिए सोचें। प्राइमरी अगर आप उसके बारे में सोच रहे कि
आई पॉप अ टैबलेट या मैं लड्डू दो एक की जगह 2 खा लूं 4 खा लूं दिन में और ब्रेस्ट मिल्क बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। Breastfeeding is a journey, not a test. Every mother and every baby are unique, and it's perfectly normal to need time, patience, and support to establish breastfeeding. और मैं सभी परिवारों से कहना चाहूंगी कि स्तनपान केवल माँ की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। पिता, दादा दादी, नाना नानी, अन्य परिवारजन, पूरे परिवार के सहयोग से ही एक माँ का आत्मविश्वास बढ़ता है। एक खुश और समर्थ माँ ही अपने शिशु को सबसे अच्छा पोषण दे पाती है। A healthy and a happy mother will bring up a healthy and a happy child.